वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हमने सीए फाइनल एसएफएम आईसीए की टेस्ट नॉलेज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट करी हुई है। और सर हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा है? हमने चैप्टर नंबर 8 डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन स्टार्ट करा हुआ है। इससे लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस करे हैं एंड इस वाली वीडियोस में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सबको मेरी स्ट्रैटेजी पता चल गई होगी। आप सबको क्या करना है, आप सबको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करने हैं। सारे कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करिए और फिर वीडियो की स्पीड बढ़ाइए 1.5 1.7x। जितने पे आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जितने पे आपको वीडियो समझ आ रही है, आप उतनी स्पीड बढ़ाइए और मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़िए एंड मुझसे पहले उसका आंसर निकालिए। तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड तभी आपके एसएफए में बढ़िया बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो सेम ही लाइन है जो मैं आपके लिए हर एक वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेम ही स्टाइल है पढ़ने का। तो ठीक है, हम देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम दैट क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे और मैं एज यूजुअल अपना पेन और हाईलाइटर ले लेता हूँ। सर हमारे हथियार ही यही है, पेन एज वेल एज हाईलाइटर। ठीक है सर। तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 कहना क्या चाहता है। ऑन अप्रैल 1 2015 एन इन्वेस्टर हैज अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 8 सिक्योरिटीज। ठीक है, एज शोन बिलो। ठीक है, सिक्योरिटी ए बी और इन सबका क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है और ये क्या वैल्यू है, ये बीटा वैल्यू है। बीटा वैल्यू यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये वैल्यू मतलब क्या है, ये बीटा वैल्यू है, वाली बीटा वैल्यू है। ठीक है, और आपके पास कौन सी सिक्योरिटीज, आपके पास 8 सिक्योरिटीज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके पास क्या है, तो सबसे पहले तो इनका वैसे भी अगर देखा जाए तो 8 सिक्योरिटीज हैं, तो सबसे पहला हिंट तो ये मिल जाना चाहिए। पहली कैलकुलेशन ये हमें क्या करवाएगा, पोर्टफोलियो बीटा निकालो। पोर्टफोलियो बीटा निकालो, वो क्या होता है, वेटेड एवरेज बीटा होता है। वो सब कैसे निकालेंगे हम, पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ईच सिक्योरिटी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ ईच सिक्योरिटी आ जाएगी तो उन सबको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, उनके बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। तो लास्ट में आप फिगर में टोटल लिखोगे, उन सबका टोटल करके डिवाइड करोगे आप टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज बीटा आ जाएगा, जिसे हम पोर्टफोलियो बीटा भी कहते हैं। तो ठीक है, पहले हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निकलवाना क्या चाहता है। देखिए लिखा भी यही है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले तो फटाफट हम यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट आप यही कैलकुलेशन करिए, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बीटा वैल्यू। तो ये देख लेते हैं हमारा क्या आएगा, 29.4 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई बाय 0.59 और 318.7 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 1.32। और नेक्स्ट में क्या है आपका, मेमोरी प्लस में डालते जाओ इन सबको। 660.2 मल्टीप्लाई बाय 150 मेमोरी प्लस और 5.2 मल्टीप्लाई बाय 300 मेमोरी प्लस और 281.9 मल्टीप्लाई बाय 400 मेमोरी प्लस और 275.4 मल्टीप्लाई बाय 750 फिर मेमोरी प्लस। नेक्स्ट, अरे क्या कर गया, अच्छा मैं एरर हो गया, अच्छा मैं बीटा वैल्यू तो मल्टीप्लाई नहीं करी। 29.4 दोबारा करो, 29.4 मल्टीप्लाई 400 और मल्टीप्लाई बाय 0.59 मेमोरी प्लस और 318.7 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई 1.32। ठीक है, आगे 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 बीटा वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी है सर। 660.20 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई बाय 0.87 और फिर 5.2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 0.35 फिर 281.9 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1.16 देन 275.4 मल्टीप्लाई बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 1.24 फिर मेमोरी प्लस। नेक्स्ट 514.6 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 1.05 फिर मेमोरी प्लस। नेक्स्ट 170.50 मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 0.76 मेमोरी प्लस। इन सबको मेमोरी प्लस में डाल तो हमारे पास क्या फिगर आई है, हमारे पास फिगर आई है 10,95,832.3। और इन सबको डिवाइड करेंगे हम किससे, इन सबको डिवाइड करेंगे हम इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट से। और वो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे हम, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी टोटल इन्वेस्टमेंट और उसका टोटल क्या आ रहा है, इन्होंने भी इस तरीके से कराया ना। देखिए हाँ सर, देखिए तीनों का मल्टीप्लाई करके 10,95,832.3 हमारा भी यही आया है, इनका भी यही है। वेल एंड गुड, बढ़िया बढ़िया सर। और टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने अभी आपको बताया मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर। तो ये जो वैल्यू है इन सबका टोटल और कर लो। ठीक है, इन सबका टोटल कर लो, इन सबका टोटल ये हम डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, 9,94,450। तो इस सबको डिवाइड करो, 10,95,832.30 को डिवाइड करो 9,94,450। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.10 1.10 1948 11202। तो इसे राउंड ऑफ करके 1.102 भी कह सकते हैं, 1.102। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये वाली फिगर निकलवा दी थी 10,95,832.30। कैसे करा, कुछ नहीं करना था, तीनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में टोटल करना था। मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स और इन सबको मल्टीप्लाई करना था बीटा वैल्यू से। तो आपके पास जो लास्ट में वैल्यू आएगी उन सबका क्यूमुलेटिव फिगर लेनी थी आपको। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट तो आपका बहुत सिंपल था।
नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहना क्या चाहता है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर इज 20% अच्छा 20% है, 20% पर एनम कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड। अच्छा सीसी वाला केस है, कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग है, मतलब जब भी आप फेयर फ्यूचर प्राइस निकालते हैं, जब भी आप फेयर फ्यूचर प्राइस निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, CMP मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर आर टी वाला फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होता है तो आपका ई टू द पावर आर टी वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। द इन्वेस्टर फियर्स a fall in the price of the shares in the near future, accordingly he approaches you for the advice to protect the interest of his portfolio, ठीक है। he can make use of the following information, क्या है, करंट निफ्टी की जो आपकी वैल्यू चल रही है CMP आपका जो है वो आपका 8500 है, और निफ्टी फ्यूचर्स कैन बी ट्रेडेड इन द यूनिट्स ऑफ 25 ओनली। अच्छा लॉट साइज आपका 25 है, ठीक है। और द फ्यूचर्स for May are currently quoted at 8700 and the futures for June are being currently quoted at 88850। अच्छा तो ये आपका क्या दे रखा है, आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे रखा है, और आपका 2 मंथ्स का दे रखा है, आपका एक दे रखा है मई का और आपका दे रखा है जून का। और हमें कब तक का निकालना है, हम कहाँ पे खड़े हैं आज, हम खड़े हैं अप्रैल में। अच्छा हम अप्रैल में खड़े हैं। अच्छा जब मई का निकालेंगे तो हमारे पास 2 मंथ्स का हमारे पास निकलेगा टाइम पीरियड, और जब हम जून के लिए निकालेंगे तो हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। हम कहाँ पे, अप्रैल 1 2015, अप्रैल 1 2015, तो मई तक के लिए हमारे पास 2 मंथ्स हो जाएंगे और जून तक के लिए हमारे पास 3 मंथ्स हो जाएंगे। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मई एंड जून। अच्छा कहना चाहता है दोनों का निकालो, मई का भी निकालो जो इसका टाइम पीरियड आपके लिए 2 मंथ्स है, और जून का भी निकालो जिसका टाइम पीरियड आपके लिए 3 मंथ्स है। और गिवन इन्होंने टेबल वैल्यू दे रखी है, देखो ई वाली दे रखी है, तो ई वाली इन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि हमारा कौन सा केस है, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, सीसी वाला केस है, और उसके अंदर ई वाला फॉर्मूला यूज होता है। वैसे आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने आपके लिए लास्ट वाली क्लास के अंदर ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखाई थी, जिसके अंदर ई की वैल्यू होती है 2.71828। तो एग्जाम में तो वैसे आपको गिवन होगी, बट मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया था हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर। तो थियोरेटिकल वैल्यू क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहता है फेयर फ्यूचर प्राइस निकालो, फेयर फ्यूचर प्राइस निकालो। तो ठीक है ये तो बहुत सिंपल हो गया, फेयर फ्यूचर प्राइस हम निकाल लेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले आपका मई का कैसे होगा, 8700, आपका 8700 तो हो गया, आपका करंट मार्केट प्राइस हो गया, मल्टीप्लाई बाई ई टू दी पावर आर, क्या है आपका आर है 0.20, 20% है ना, मल्टीप्लाई बाई टी, टी क्या आपका, टी है आपका 2 मंथ्स, मई के लिए 2 मंथ्स है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, तो आपका आएगा 0.033 बार। तो 0.033 बार, तो ई की वैल्यू जो आएगी आपकी ई टू दी पावर 0.033 बार आएगा, ठीक है। और इसे 8700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी किसकी, मई वाले निफ्टी फ्यूचर्स की। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ई टू दी पावर 0.033 बार की वैल्यू है या नहीं है। हम देखते हैं तो हमारे पास ई टू दी पावर 0.03 है, और हमारे पास 0.04 है, पर हमारे पास 0.033 वाला नहीं है, 33 बार वाली फिगर वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे और इसकी बीच की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अगर मैं देखूं यहाँ पे ई की पावर जो है 0.03 और मेरे पास दे रखा है ई टू दी पावर 0.04, हमारे पास ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0.0333, और ये बार की फिगर है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। मेरे पास टेबल के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाली दी है 0.03, और मेरे पास टेबल के अंदर 0.04 दी है, और मुझे निकालनी है 0.0333 बार वाली चाहिए। तो ठीक है मैं निकाल सकता हूँ, इंटरपोलेशन मेथड से निकाल सकता हूँ। देखें, अगर हम देखें 0.03 की वैल्यू कितनी है, 0.03 की वैल्यू है 1.045, यही है ना। और 1.0 आपका 0.04 की वैल्यू कितनी है, 1.04081। इनका अगर मैं डिफरेंस करूँ तो क्या आता है, 1.04081 माइनस में 1.03045, इनका डिफरेंस आता है 0.01036। अच्छा अगर मैं देखूं 0.01036 डिफरेंस आता है, जब भी मतलब कहने का मतलब है ई की वैल्यू 0.03 थी, अगर ई की वैल्यू 0.04 होती है तो हमारे पास डिफरेंस जो हमारे पास आता है ई की वैल्यू में वो हो जाता है 0.01036। तो कहने का क्या मतलब है, इसे डिवाइड करूंगा 0.01 से, तो मतलब जब भी 0.01 चेंज आता है ई की वैल्यू के अंदर, ई की पावर के अंदर, तो उसकी वैल्यू में चेंज आता है 0.01036। ये जो सिंपल आपका क्या है, आपका इंटरपोलेशन मेथड है, तो सिंपल मैथ्स है आपके लिए। आप 10th क्लास के अंदर इससे बढ़िया बढ़िया इंटरपोलेशन मेथड टेक्निक सीख के आए हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर मेरा ई की पावर के अंदर 0.01 चेंज आता है, 0.03 से जब 0.04 होगा तो मतलब 0.01 चेंज आया, तो उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा, उसकी वैल्यू में कैसे चेंज निकालेंगे, 1.04081 माइनस में 1.03045, तो मतलब उसका चेंज आया 0.01036। और मुझे कितना चेंज निकालना है, मुझे चेंज निकालना है
आपका देखें 0.0333 बार माइनस में 0.033, ये कैसे आएगा आपका 0.0, निकाल लीजिए आपका 0.033 बार माइनस में 0.03, तो अगर हम देखें तो ये आएगा 0.0033 बार, ये आएगा, इसे फिर मल्टीप्लाई कर दो 0.0033 बार, तो हम निकाल लेते हैं आंसर हमारा आ जाएगा। इसे सॉल्व करो 0.01 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.01036, तो आपका आंसर आएगा 0.00345, 0.00345 आएगा। आगे 33 वगैरह भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से राउंड ऑफ करके 0.00345 कर देते हैं। तो ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जिसका डिफरेंस था 0.033 बार माइनस में 0.033 माइनस में 0.03, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आई है 0.00345, तो इसे ऐड कर दो 3.03 वाली वैल्यू के अंदर, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0333 बार वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 0.00345 को आप ऐड करो किसके अंदर, आप ऐड करोगे 1.03045, तो आपका आंसर कितना आएगा 1.03390, यही आपका आंसर आ रहा है, वो देखते हैं। देखो 1.03045 और इनका क्या आंसर है, देखो यहाँ पे डिफरेंस है, देखो 0.03 लिखा था इन्होंने और 0.04 वाली ई की पावर लिखी थी, इन सबकी वैल्यू दे रखी थी, उसका डिफरेंस आया था 0.01036, ठीक है। अब हमें इन्होंने कहा था 0.003 की वैल्यू निकालो, वो हमारी कितनी आई थी, हमारी वैल्यू आई थी कितनी 0.00345, और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने 0.00342 लिखा है। अच्छा, इन्होंने फिर राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस कर दिया होगा इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या करा होगा, हमने तो जैसे 33 बार की वैल्यू निकाली थी ना, इन्होंने क्या करा होगा 0.033 पकड़ लिया होगा सिंपल, तो ने ऐसे करा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं 0.033 और माइनस में 0.03, तो उन्होंने देखो सिर्फ इन्होंने 0.0033 तक का ही वैल्यू निकाला है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 3, हमारे लास्ट में 5 आ रहा था ना, इनका 2 आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने बार नहीं लिया और हमने बार से निकाला था। आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 0.0033 से करा और हमने 33 बार करा था, हमने फुल डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशन करी थी, इसलिए हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर आया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको 342 भी निकलवा देता हूँ, कैसे करेंगे 0.01036 हमारा आंसर था, कितना डिफरेंस था, कितने के लिए, डिवाइड करो 0.01 के लिए, तो हमें निकालना है 0.003 के लिए, तो इससे मल्टीप्लाई करो 0.0033 से, तो आपका आंसर वही आएगा 0.0034188, जिसे राउंड ऑफ करके 0.00342 भी कह सकते हैं। तो 0.00342 जब हमारे पास आया किसका 0.033 की वैल्यू, इसे ऐड करेंगे 0.03 के अंदर, तो 1 इसे ऐड कर दो प्लस 1.03045, तो आपका आंसर आएगा 1.03387, 1.03387, हमारे पास 90 आ रहा था, हमारे पास 1.03390 आ रहा था, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे 8700 से कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 8700 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8700 8500 है, सीएमपी क्या था आपका, सीएमपी 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 अरे सीएमपी तो ये ना 8500 ही तो है, 8700 तो इसका क्या है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, यहाँ पे 87 नहीं 8500 लिखिए, 8700 नहीं 8500 है, 8700 तो आपका क्या है, आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है किसका, मे वाली आपका उसका निफ्टी का, हमें तो सीएमपी चाहिए था ना, सीएमपी हमारे फॉर्मूले में सीएमपी लिखा है, तो सीएमपी आपका 8500 है, तो इसे 8500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8787.895, 8788 भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं देखूं अब मेरे पास मई वाले का आंसर आ गया, अब मुझे चाहिए जून का, जून के लिए मेरे पास 3 मंथ्स है, तो वही यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारा 8500 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2/12 की जगह बस मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दो, और अगर हम देखते हैं तो e की पावर क्या आ रही है 0.20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो इसकी आ रही है 0.05, और आई गेस हमें दे रखी होगी 0.05, देखो e टू द पावर 0.05 हमें दे रखी है 1.05127, तो हम सिंपली क्या करेंगे 8500 मल्टीप्लाई बाय 1.05127, इसका आंसर आ जाएगा 8935.795, तो इसे राउंड ऑफ करके 8935.80 भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस आपको क्या करना था, आप सबको देखना था कि भाई इंटरपोलेशन मेथड कैसे यूज करा जाता है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखिए मैंने लिखा भी है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और यहाँ पे बस एक चीज आपको याद रखनी, जब भी आपकी वैल्यू 0.033 बार वाली आएगी, तो आप पूरी फुल डेसिमल पॉइंट तक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरा बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक नोट लिख देना, एक आप नोट लिख देना प्यार से कि आपने क्या करा, आपने फुल डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेशन करी है, और आपको नंबर ही पूरे मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या करा, इन्होंने अप टू 2 या 3 डेसिमल पॉइंट तक इन्होंने कैलकुलेशन करी है, तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इंटरपोलेशन मेथड आपको सीखना है, बाकी तो ये सब क्वेश्चन आपका सिंपल था। और यहाँ पे CMP 8500 है, 8700 नहीं है सर। 8700 क्या था, आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस था, ठीक है। जस्ट हमने क्वेश्चन की फिगर गलत देख ली थी, अदरवाइज हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड है सर। हमें यहाँ पे क्या लेना है, CMP लेना है। CMP लिखा ही मैंने आपके लिए है, फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होता है, इक्वल टू CMP मल्टीप्लाई बाई e⁻RT, और CMP आपका कितना है, 8500 है, ठीक है। जल्दी जल्दी मैंने 8700 वाली फिगर ले ली, बट आपको नहीं लेनी 8500, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सॉल्व करना। और नेक्स्ट वाला है आपका थर्ड क्वेश्चन, कहना क्या चाहता है, द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट दैट ही वुड हैव टू सेल इफ ही डिजायर्स टू हेज अंटिल जून इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, हिज टोटल पोर्टफोलियो, अच्छा इसे हेजिंग करनी है, तो हेजिंग करनी है तो ये क्या करेगा, निफ्टी फ्यूचर्स को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। और इसने बताया कि कितनी हेजिंग करनी है, पहला पार्ट में बोला कि टोटल पोर्टफोलियो 100% हेजिंग करो, बी वाले पार्ट में 50% हेजिंग करनी है, और सी वाले पार्ट में 120% हेजिंग करनी है। तो मैंने आपको इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। हेजिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमें कितनी हेजिंग करनी है, और वो हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय उसका पोर्टफोलियो बीटा करते हैं, और हमारा पोर्टफोलियो बीटा आई गेस 1.102 आया था। और टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी आई थी हमारी, देख लेते हैं, आई गेस 9,94, हाँ 9,94,450। तो 9,94,450 मल्टीप्लाई बाय इसका बीटा कितना था, 1.102, ठीक है। ये तो आप क्या हो गया, टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, जो कि आपकी 10,95,883.9 आया है, 0.9 आया है। और इसका क्या करना है, हमें 100% हेजिंग करनी है, तो ठीक है। और देख लेते हैं एक निफ्टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हमारे पास वैल्यू कितनी है, वो है हमारी फॉर जून आर करंटली 8850 है। और इसे क्या करना है, फॉर जून, हाँ देखो फॉर जून लिखा है ना, इन्होंने लिखा है फॉर जून के लिए आप बताओ, तो जून के लिए बताओ, तो हमारे पास देखते हैं जून का एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है। हमारा जून का एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है, 8850, और एक लॉट की वैल्यू कितनी है आपके अंदर, एक लॉट का साइज है आपका 25। तो ठीक है, एक फ्यूचर की आपकी वैल्यू कितनी हो गई, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आपकी वैल्यू कितनी है, जून वाले की 8850 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आपकी वैल्यू 2,21,250। तो हम 10,95,883.9 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2,21,250 डिवाइड करो 2,21,250, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4.95 कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं। देखो 4.953, हाँ ये था ना 4.953 1475706 इसे 5 कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। और ये क्या था आपका 100% हेजिंग था। और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या 50% हेजिंग है, तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं इसे 50% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं है, 9,94,450 मल्टीप्लाई बाय 1.102 आपका टोटल वैल्यू आ गया जो आपको हेज करना है। अब बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, 50% हेजिंग करो, तो 50% हेजिंग के लिए 50% से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो आपका 9,94,450 और मल्टीप्लाई बाय 1.102 आपका है 10,95,883.9 मल्टीप्लाई करो इससे किससे, 50% से, तो आपका आएगा 547,941.95, इसे डिवाइड करो 221, आपका क्या आया था 221, थोड़ा ना डिवाइड कर दो 8850 डिवाइड बाय 25, एक ही बात है ना, तो 2.476573 तो अल्टीमेटली से क्या कह सकते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो हुई था 2.47 और 3 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओनली चेंज क्या था, बस आपको 50% मल्टीप्लाई करना था। और थर्ड वाले केस में क्या था, थर्ड वाले केस में 120% ऑफ हिज पोर्टफोलियो, तो थर्ड वाले केस में 120% मतलब 1.2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, तो क्या कैसे करेंगे, देखो 994,450 मल्टीप्लाई 1.102 मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइडेड बाय 8850 डिवाइड बाय 25, तो आपका आंसर 5.9437770847 आएगा। इसे अल्टीमेटली 6 कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। देखो 5.94 और आपका 6, और इन्होंने 1.2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि आपको 120% हेजिंग करनी थी। तो ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन तो आपका बहुत सिंपल था, आपको कुछ भी नहीं करना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी, आपका थर्ड वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ हेजिंग देखनी थी कितनी करनी है, वो हमें आता है CV इंटू BEB, आपका करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग बीटा से हम क्या करते हैं, आप देखते हैं कितनी हमें हेजिंग करनी है, 50% तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 है तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 100% तो 100% ही रहेगा। डिवाइड करोगे आपका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, वो कैसे निकालेंगे, करंट आप देखोगे फ्यूचर का आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, हमारे वाले केस में जून वाले का 8850 था, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज क्या आपका 25, तो 8850 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आपका आ गया था एक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 221,250। और फर्स्ट वाला पार्ट तो शानदार, आपका पोर्टफोलियो बीटा निकालना, बस आपका जो था सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, और उसके अंदर भी कौन सा, इंटरपोलेशन मेथड, और वो भी अगर मैं देखूँ तो मई वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जून वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो डायरेक्ट हमारे पास ई की वैल्यू आ ही रही थी, मई वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास 0.033 बार आया था, तो उसको हमने क्या करा था, इंटरपोलेशन टेक्निक से यूज करा था, और तभी आपको इन्होंने ई की 2 वैल्यू दी थी 0.03 और आपके पास 0.04, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, सेंसेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50। कंसीडर द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन द 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग द फरवरी 2009। अच्छा, 10 ट्रेडिंग डेज दे रखे हैं और मल्टीपल्स ऑफ 50 में आपका क्या है, सेंसेक्स फ्यूचर्स कोट कर रहा है। और ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये वाले आपके जो प्राइसेस हैं, इन अगर मैं कोई भी आपका क्या करूंगा, सेंसेक्स फ्यूचर में ट्रेडिंग करूंगा तो मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि क्या है 50 आपका लॉट साइज है। ठीक है, ये सब इन्होंने प्राइसेस दे रखे हैं। आगे क्या निकलवाना चाहता है, तभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ने लिया है, तो एक लिया है तो मतलब इसका लॉट साइज 50 था। ठीक है, हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 यूनिट्स हैं। ठीक है, द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज चेंजेस इज 2,000। द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। अच्छा, और यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट एंड द पेमेंट ऑन मार्जिन कॉल्स इफ एनी। ये क्या कहना चाहता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या आपका 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। और इनिशियल मार्जिन क्या होता है, आपका इनिशियल मार्जिन वो होता है जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपको इनिशियल में कुछ अमाउंट पे करना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल मार्जिन कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, अगर अल्टीमेटली आपका फ्यूचर में आपको कोई भी लॉस होता है, कोई भी अगर आपको लॉस होता है तो आपका इनिशियल मार्जिन से सेट ऑफ हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको कोई लॉस होता है तो आपका इनिशियल मार्जिन से सेट ऑफ हो जाएगा। आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, अगर आप देखो एक तरह से वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, वायदे का बाजार होता है, इसे हिंदी में वायदा बाजार बोलते हैं। एक्चुअल में आप ना ही कोई शेयर परचेज करते हो और ना ही एक्चुअल में कोई आप शेयर सेल करते हो। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, बस आपका वायदे का आपका मार्केट होता है, जिसमें आप कहते हो कि मैं आपको फ्यूचर में 3 महीने बाद शेयर बेचूंगा, फ्यूचर में 3 महीने बाद शेयर आपको बाय करूंगा। तो जब मैं कहता हूँ कि बाय करूंगा, सेल करूंगा, तो मैं करूंगा, एक्चुअल में मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, तो उसे मैं क्या करता हूँ, जब भी वो आपका ट्रेडिंग डे आने वाला होता है, सपोज जैसे 3 मंथ्स आने वाला होता है, इस वाले केस में जैसे 10 डेज है, तो मैं क्या करता हूँ, 10 डे पे जो भी आपकी वैल्यू होती है 10 डे पे, तो मैं उसे बस माइनस करता हूँ, मैं उसे जस्ट सेट ऑफ कर देता हूँ, काट देता हूँ, अपना अपने स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है मैं उसे लेके चलता हूँ। ठीक है, वो आपका हो गया इनिशियल मार्जिनल कॉन्सेप्ट, कि आप कोई भी शेयर बाय नहीं करते हो ना सेल करते हो, जस्ट आप इनिशियल मार्जिन पे करते हो, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका इनिशियल मार्जिन सेट ऑफ होगा। और अगर देखा जाए तो आपका लॉस होगा वही सेट ऑफ होगा, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो इनिशियल मार्जिन की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज आपका क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन होता है। सपोज आपका इनिशियल मार्जिन आया 10,000, आपका लॉस इतना हो गया कि आपका जो इनिशियल मार्जिन है आपका 5,000 रह गया, मतलब आपका 5,000 का लॉस हुआ, तो 10,000 माइनस 5,000 आपकी जो इनिशियल मार्जिन की वैल्यू थी वो आपकी सिर्फ 5,000 रह गई है। ठीक है, अगर अब इन्हें क्या लग रहा है, फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या पता इस शेयर की वैल्यू और गिरे, आपका फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और गिरे और आपका इनिशियल मार्जिन बहुत ज्यादा और डाउनफॉल हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेके आए, कॉन्सेप्ट लेके आए मेंटेनेंस मार्जिन। इसे क्या बोला जाता है कि अगर आपकी वैल्यू, जैसे इन्होंने बोला 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, तो हमारे केस में अगर इनिशियल मार्जिन 10,000 था, अगर मैं उसका 75% कहता तो मतलब 7,500, तो 7,500 मेंटेनेंस मार्जिन है। तो कहने का क्या मतलब है, जब आपका लॉस इतना हो जाए कि आपका इनिशियल मार्जिन की वैल्यू 7,500 से नीचे गिर जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा आपको इनिशियल मार्जिन अपना रेस करना पड़ेगा टू द ओरिजिनल लेवल, तो मतलब 10,000 पे आपको दोबारा रेस करना पड़ेगा। और हमारे केस में हमारा लॉस कितना हो गया था, 5,000 का हो गया था, और हमारी इनिशियल मार्जिन की वैल्यू 5,000 रह गई थी, और मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, 7,500 है। तो आप सब कहेंगे कि आप 2,500 और लेके आ जाइए ताकि आपकी मेंटेनेंस मार्जिन तक आपका क्या आ जाए, आपका वैल्यू आ जाए इनिशियल मार्जिन की। पर आप गलत हैं, इसका मेंटेनेंस मार्जिन का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि भाई 7,500 का आप लिमिट तो देखते हैं कि आपका 7,500 से जब भी फॉल होगा तो आप क्या करोगे, अपनी इनिशियल मार्जिन को लेके जाओगे, बट टू द ओरिजिनल लेवल आपको 5,000 का जो आपका इनिशियल मार्जिन है उसे आपको दोबारा 10,000 पे लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 5,000 रुपीज अपने अकाउंट के अंदर और ऐड करने पड़ेंगे, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर आपको 5,000 रुपीज और ऐड करने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा इनिशियल मार्जिन कितना है इसके अंदर। मैंने तो आपको जस्ट 10,000 एग्जांपल लेके बताया कि 10,000 अगर होता तो क्या करते। इस वाले केस में हम इनिशियल मार्जिन निकाल लेते हैं, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इनिशियल मार्जिन निकालेंगे कैसे। इनिशियल मार्जिन का एक फॉर्मुला होता है, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, बट इसका एक और फॉर्मुला होता है। और अगर आपको मैं बताऊं तो दिसंबर 2021 एग्जाम में 8 मार्क्स का सेम क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के अंदर आया था, सेम आपके लिए क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का, बस थोड़ा इन्होंने फिगर वगैरह डिफरेंस करी थी, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट सेम था। तो इनिशियल मार्जिन देखते हैं, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, आपका होता है डेली एब्सोल्यूट चेंज, डेली एब्सोल्यूट चेंज होता है, प्लस आप क्या करते हैं 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास डेली एब्सोल्यूट चेंज है आपका 10,000 प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरा 2,000। तो अल्टीमेटली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2,000 प्लस 10,000, तो 16,000 मेरा क्या आ जाएगा,
आपका आ जाएगा इनिशियल मार्जिन, और मेंटेनेंस मार्जिन इसका 75%, तो मेंटेनेंस मार्जिन 12,000। तो कहने का क्या मतलब है, इनिशियल मार्जिन आपका 16,000 होगा, और जब भी आपका लॉस इतना हो जाए, आपका इनिशियल मार्जिन 16,000 होगा, और जब भी आपका लॉस इतना हो जाए कि आपका जो मेंटेनेंस मार्जिन 12,000 है, आपका उससे भी नीचे आपका फॉल हो जाए इनिशियल मार्जिन, तो आपको दोबारा अपनी अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी अपने मार्जिन अकाउंट के अंदर, जिसे आप दोबारा 16,000 पे लेके आएंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा हर एक दिन पे कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो हम उसे इनिशियल मार्जिन की अमाउंट में से माइनस करते रहेंगे, और जब भी ये 12,000 से नीचे जाएगा तो हम इसके अंदर दोबारा अमाउंट ऐड करेंगे ताकि दोबारा 16,000 पे आ जाए। तो देख लेते हैं। और हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेंसेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसका लॉट साइज क्या है, इसका 50 साइज है। तो ठीक है, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसे 50 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखते हैं हमारा पहले दिन पे क्या हुआ। और हाँ, यहाँ पे हाई और लो का कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास हाई और लो का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास हाई और लो प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस चाहिए, हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस चाहिए। आप कह तो भाई दिन में कितने ज्यादा हाई प्राइस हो सकते हैं, हाई तो मतलब एक होगा, लो भी एक होगा, और दिन में कितने सारे आपके प्राइसेस हो सकते हैं, इसके बीच में कुछ भी प्राइस हो सकता है। तो अल्टीमेटली हम जो अपनी कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा हम क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारा क्या आपका प्रॉफिट रहा, क्या हमारा लॉस रहा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं मेरा लॉस हम देखते हैं या प्रॉफिट देखते हैं, 5 को हम देखते हैं, हमारा रेट है 3294.4, 3294.4, और हमारा क्या था माइनस में, हमारा जो ओपनिंग मतलब लास्ट डे का जो क्लोजिंग था वो था 3296.5, तो मतलब वो आज का ओपनिंग भी हो गया ना। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा 2.1 मेरे क्या हो गया, सेंसेक्स की वैल्यू फॉल हो गया, तो मेरा 2.1 का लॉस हो गया। इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 50 से, तो 105 रुपए का मेरा लॉस हो गया, क्योंकि 50 आपका क्या है, आपका लॉट साइज है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी 50 यूनिट्स है, तो 105 का लॉस हो गया। तो 16,000 में से मेरे पास क्या होंगे, 105 माइनस होंगे, तो मेरे पास वैल्यू कितनी रह जाएगी इनिशियल मार्जिन की, 15,895। तो इसी तरीके से इन्होंने सॉल्व करा होगा, हम देख लेते हैं। देखो इन्होंने निकलवाई इनिशियल मार्जिन कैसे निकालते हैं, यू क्या है आपका डेली एब्सोल्यूट चेंज है प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका वैल्यू क्या आ गया इनिशियल मार्जिन का 16,000, और मेंटेनेंस मार्जिन का जस्ट 75%, तो 12,000 आ गया। और आपका इनिशियल में कितना था, इनिशियल मार्जिन 16,000 था, आपका 105 का लॉस मैंने आपको निकलवाया, तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी 15,895। ठीक है, ऐसे हम सेकंड की वैल्यू देखते हैं, सेकंड का वैल्यू कैसे आएगा, 3230.4 माइनस में 3294.4, आपका क्या हो गया 64, आपका 64 का लॉस हो गया, 64 का लॉस हो गया। हाँ, 64 का लॉस हो गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो अल्टीमेटली आपका 3200 का आपका दोबारा लॉस आ जाएगा। इसे आप दोबारा माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 15,895 माइनस में 3200, तो आपका आ जाएगा 12,695, 12,695। अभी भी आपका 12,000 से ऊपर है, जब भी 12,000 से नीचे फॉल करेगा तो हमें इसे दोबारा मनी ऐड करके 16,000 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या हुआ, 3212.30 माइनस में 3230.4, दोबारा लॉस हो गया 18.1 का, 50 से मल्टीप्लाई करो तो 905 का आपका दोबारा लॉस हो गया, 905 का आपका दोबारा लॉस हो गया। इसे माइनस करो, आप किस में करो, माइनस करो उसका 12,695 के अंदर, तो आपका 11,790 आपका वैल्यू रह गया। आपका इनिशियल मार्जिन 11,790 हो गया, ये 12,000 से गिर गया। जब ये 12,000 से गिर गया तो आपको दोबारा इसे रेस करना पड़ेगा, किस पे, इनिशियल मार्जिन पर ही रेस करना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि इसे 12,000 पे लेके आ गए मेंटेनेंस मार्जिन पे, नहीं, बहुत बच्चे कर देते हैं ऐसा कि इसे दोबारा 12,000 पे लेके आ जाते हैं, कि मेंटेनेंस मार्जिन आपका लोअर लिमिट तो 12,000 तक किया ना, नहीं, बट इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको दोबारा से इसे इनिशियल पे लाना पड़ेगा, दैट इज 16,000, इसे दोबारा 16,000 पे लाना पड़ेगा। तो आप देख लो कितनी अमाउंट आपको ऐड करनी पड़ेगी, 16,000 माइनस में 11,790, तो आपको 4210 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपका देखेंगे क्या प्रॉफिट या फिर लॉस आ रहा है आपका। मैं आपको फटाफट बताता हूँ, 3267.50 माइनस में 3212.30 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपका 2760 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो 16,000 में ऐड कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18,760। ठीक है, और नेक्स्ट में देखो आपका क्या आ रहा है, 3267.5, ये माइनस में और ऐड में 3263.8, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया 3.7 का मल्टीप्लाई 50, तो 185 का लॉस हो गया, तो आपकी 18,575 वैल्यू रह गया। और 3292 माइनस में 3263.80, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मल्टीप्लाई आपका 22.2 का आपका प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाई 50, तो 1410 का प्रॉफिट हो गया, इसे दोबारा ऐड करो,
और 3309.3 माइनस में 3292 है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई 50 आपका प्रॉफिट हो गया, फिर ऐड करो। और 3257.80 माइनस में 3309.3 आपका 51.5 मल्टीप्लाई 50 आपका कितना 2575 का आपका लॉस हो गया, ठीक है, इसे भी देख लो आप। तो अल्टीमेटली हाँ, यहाँ तक मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर लिया 2575 तक, और मेरा क्या आ गया 18275। हाँ 18275 हमारे पास मार्जिन अकाउंट आ रहा है। तो ठीक है, हमारी सारी कैलकुलेशन सही चल रही है। अब लास्ट वाले के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 3102.60 माइनस में 3257.80, ये आपका 155.2 का लॉस है, मल्टीप्लाई 50 तो 7760 का आपका लॉस आया। और जैसे ही इसी लॉस को मैंने इसमें ऐड करा, मतलब किसके अंदर माइनस करा 18275 के अंदर, तो मेरे पास वैल्यू रह गई 10,515। 10,515 मेरे पास इनिशियल मार्जिन की वैल्यू रह गया। इसे दोबारा से 16,000 पे लाना पड़ेगा। इसे दोबारा से 16,000 पे लाना है, तो इसमें क्या करो, डिफरेंस देखो कितना है आपका 5485। तो 5485 आप क्या करोगे, आपका मार्जिन आप दोबारा से लेके आओगे, तो इसे कॉल मनी कहते हैं। तो अल्टीमेटली आपने दो बार अमाउंट लेके आए, और आपके पास मार्जिन की अमाउंट कितनी रह गई 16,000। ठीक है, आपको एक और शॉर्टकट बताऊं, कि आप देखो आपका जो प्रॉफिट या लॉस आपका टोटल कितना आएगा। आप देखो इन्होंने तो हर एक दिन पे कैलकुलेशन करवाई है कि हर एक दिन पे आप कितना मार्जिन लेके आओगे, बट मैं आपको आपका टोटल बताता हूँ, टोटल आपका प्रॉफिट या फिर लॉस कितना है। अल्टीमेटली इसमें लॉस ही आ रहा है। आपका स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, आपका स्टार्टिंग में प्राइस 3296.5 था, आपका स्टार्टिंग में प्राइस 3296.5 था, और आपका एंड में प्राइस कितना हो गया 3102.6। 3102.6, तो आपका डिफरेंस आ गया 193.9 का। तो मतलब आपका 193.9 का आपको लॉस हो गया। इसे मल्टीप्लाई करो 50 से, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका लॉट साइज है वो आपका 50 है, तो 9695 का आपका लॉस हो गया। तो 9695 का आपका लॉस हो गया। तो अगर मैं देखूं, जब आपका इनिशियल मार्जिन आपका लास्ट में 16,000 है और आपका स्टार्टिंग में भी 16,000 था, दैट मीन्स आपका सेम आ रहा है। तो आपका जो भी आपका जो लॉस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कॉल मनी इन्होंने ऑलरेडी रिकवर कर लिया होगा। और अगर मैं आपको बताऊं मजे की बात, 4210 प्लस 5485 दोनों का सम भी 9695 ही आएगा। 4210 प्लस 5485 तो आपका सम आएगा 9695। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर मैच हो गया सर। दोनों का आपको जो है आपका कॉल मनी का आंसर मैच हो गया विद आपका टोटल लॉस। तो ये आपका जस्ट शॉर्टकट था आपका आंसर मैच करने के लिए। आपका जो फिगर है वो आपकी सही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है सर। Now moving on to question number 15. Mr. A purchased a 3-month call option for 100 shares. अच्छा 100 shares हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3-month call option है at a premium of ₹30 per share with an exercise price of 550। अच्छा वहाँ हमारे पास कॉल मनी के आपके कॉल ऑप्शन के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 50 हम देख लेते हैं उसका एक्सेस प्राइस कितना है 550 है। ही इज ऑल्सो परचेज अ 3-month पुट ऑप्शन फॉर 100 शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 450। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ मिस्टर एस परचेज ऑफ ऑप्शन इज ₹500। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Calculate the profit or loss that Mr. A would make assuming that the market price falls to 350 at the end of 3 months। अच्छा, ये कहना चाहता है भाई स्टार्टिंग में इसके पास क्या था 3 मंथ्स पुट ऑप्शन था और इसके पास था 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन था। कॉल ऑप्शन का इसका प्रीमियम मतलब ओपी आपका जो है आपका ऑप्शन प्रीमियम आपका ₹30 है, और उसका एक्सरसाइज प्राइस आपका ईपी कितना है 550 है, और इसके पास एक 3 मंथ्स पुट ऑप्शन है जो कि आपका 100 शेयर्स का अगेन और सेम कंपनी का है। उसका प्रीमियम कितना है ओपी आपका ऑप्शन प्रीमियम है उसका ₹5 पर शेयर है, और उसका एक्सरसाइज प्राइस कितना है 450 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज वेल एज उसका जो मार्केट प्राइस है उसका ऑप्शन का जो है 500 है। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ मिस्टर एस परचेज ऑफ ऑप्शन मतलब आपका करंट मार्केट प्राइस आपका 500 है। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, उसको बताना है प्रॉफिट और लॉस बताना है जब उसका मार्केट प्राइस 350 हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो अगर आप देखो आपका कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आपका कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका जब भी कॉल बायर, इसे कॉल बायर बोलते हैं। कॉल बायर मतलब क्या होता है, आपका जब प्राइस 550 होगा, जब आपका प्राइस 550 होगा मैं आपके लिए बाय कर लूंगा। मतलब जब प्राइस 550 नहीं होगा, मतलब चाहे जो मर्जी प्राइस हो आपका आफ्टर 3 मंथ मैं आपसे 550 में कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूंगा, मैं आपसे 550 के अंदर 100 शेयर्स बाय कर लूंगा। ठीक है, बट इसके अंदर एक और चीज होती है, आपसे मैं 550 में कब बाय करूंगा, मैं जब कॉल बायर हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो मैं 550 में बाय कर भी सकता हूँ और मैं बाय नहीं भी कर सकता हूँ। तो मैं बाय कब नहीं करूंगा, मैं बाय तब नहीं करूंगा जब मेरा प्राइस मार्केट के अंदर 550 से कम हो। खुद सोचो ना यार, मैंने आपके साथ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि मैं 3 महीने बाद आपसे ये वाला पर्टिकुलर शेयर आपसे 550 के अंदर बाय करूंगा, पर अगर मार्केट के अंदर ही मुझे आफ्टर 3 मंथ्स 550 से कम में मिल रहा है तो मैं आपसे क्यों बाय करूंगा, आप मुझे बताइए। 550 में आपसे क्यों बाय करूंगा।
तो अल्टीमेटली इसका कहने का क्या मतलब है, जब भी आपका करंट मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी दैट इज आफ्टर 3 मंथ्स आपका 550 से जब ऊपर होगा तभी मैं आपसे ये वाला क्या करूंगा, शेयर बाय करूंगा। दैट मीन्स आपका प्राइस जब 550 से ऊपर हो, दैट इज 600 हो, 650 हो, तभी मैं आपसे बाय करूंगा। तभी तो मुझे बेनिफिट होगा। मैं आपसे 550 में बाय करूंगा और मार्केट में 600 या फिर 650 700 जो भी प्राइस होगा उस पर सेल करूंगा। इसका उल्टा होता है आपका पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का क्या मतलब होता है, पुट बायर। पुट बायर का मतलब क्या होता है, जैसे इस वाले केस में एक्सरसाइज प्राइस आपका है 450। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपसे 3 महीने बाद आपका एक शेयर आपको मैं 450 में बेचूंगा। मैं आपको 450 में बेचूंगा, पर मैं बेच नहीं भी सकता। मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, नॉट एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ ऑप्शन। मेरी मर्जी है, मैं आपको 450 में शेयर बेच भी सकता हूँ, 450 में मैं आपको नहीं भी बेच सकता। तो आप बताओ, मैं आपको 450 में शेयर कब नहीं बेचूंगा, जब मुझे ऑलरेडी ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी दैट इज आफ्टर 3 मंथ्स आपका मार्केट में प्राइस 450 से ऊपर चल रहा होगा। तभी तो मैं आपको नहीं बेचूंगा और मार्केट के अंदर बेचूंगा। तो इसका ये फंडा है, जब आपका प्राइस 450 से ऊपर होगा दैट मीन्स आपका प्राइस 500 या फिर 600 700 जब भी होगा, तो मैं आपका ऑप्शन पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा और मैं मार्केट में बेचूंगा। दैट मीन्स कहना क्या चाहते हैं आप, ऑप्शन एक्सरसाइज कब करेंगे, जब आपका प्राइस 450 से कम होगा। तो मतलब 450 से कम होगा दैट मीन्स 300 होगा, 250 होगा, 200 होगा। जब भी मार्केट के अंदर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स दैट इज ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, जब भी आपका प्राइस कम होगा, मैं आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा और आपको मैं 450 के अंदर बेचूंगा। तो यही होता है पुट बायर और कॉल बायर का कॉन्सेप्ट। तो अल्टीमेटली उल्टा होता है, कॉल बायर कब ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, जब आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी ज्यादा हो, और पुट बायर कब एक्सरसाइज करेगा, जब आपका सीएमपी ऑन एक्सपायरी कम हो। किसके कंपैरिजन में, एक्सरसाइज प्राइस के कंपैरिजन में। इस वाले केस के अंदर क्या है, मार्केट प्राइस 350 हो गया। अगर मैं देखूं पुट बायर के, पुट बायर नहीं कॉल बायर देखते हैं पहले, कॉल बायर का प्राइस आपका एक्सरसाइज प्राइस था 550 और आपका सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी क्या हो गया, 350 हो गया। तो आप बताओ, मैं क्या आपसे बाय करूंगा ऑप्शन, मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा। मैं अपना मतलब आपका जो राइट है कॉल बायर का, जो आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी कम हो गया। आपका 350 में आपका मुझे मार्केट में ही मिल रहा है शेयर, तो मैं आपसे 550 में क्यों बाय करूंगा। तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं मार्केट से ही आपका 350 के अंदर परचेज कर लूंगा। बट मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम है ₹30, वो तो एज ऑन डेट मेरा चला जाएगा, 30 पर शेयर मेरा चला जाएगा। तो मेरा ₹30 का जो ओपी है वो उसका तो मेरा लॉस होगा ही होगा। क्योंकि जब आप शेयर का बाय करने का राइट ले रहे हो, तो ये जस्ट राइट की आपकी एक्सरसाइज कॉस्ट है। तो आपकी राइट आपका 30 शेयर्स है, आपका 30 पर शेयर आपका क्या है, आपका ऑप्शन प्रीमियम है, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स। तो आपका 3000 का क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम का तो आपका लॉस होगा ही होगा कॉल ऑप्शन के अंदर। क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन बाय नहीं करूंगा, आपका एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। बट अल्टीमेटली मेरा ओपी तो जाएगा, 3000 का ये वाला लॉस तो आएगा। अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मेरा एक्सरसाइज प्राइस है कितना, 450, और मार्केट के अंदर क्या प्रिवेल कर रहा है, 350 प्रिवेल कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट के अंदर प्राइस कम हो गया। तो मार्केट के अंदर जब प्राइस कम हो गया, तो मैं मार्केट में शेयर नहीं बेचूंगा। मार्केट में शेयर नहीं बेचूंगा, मैं आपको ही शेयर बेचूंगा। किस प्राइस के अंदर, 450 के अंदर। तो मैं जब आपको 450 के अंदर बेचूंगा, दैट मीन्स पुट बायर, या फिर मैं कहना चाहता हूँ पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा। तो पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा, आपको मैं 450 के अंदर बेचूंगा। और मेरा प्रॉफिट लॉस कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं मैं आपको 450 के अंदर शेयर बेच रहा हूँ और वही शेयर मार्केट के अंदर कितना चल रहा है, 350 का चल रहा है, तो मैं आपसे मार्केट में 350 में परचेज करूंगा। मार्केट में 350 में मैं परचेज करूंगा कैश मार्केट के अंदर, और आपको जो मैंने आपके साथ 450 का कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, मैं आपको 450 के अंदर बेचूंगा। तो अल्टीमेटली मेरा ₹100 का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने ₹5 पर शेयर का अगेन आपको एक ऑप्शन प्रीमियम भी दे रखा है। तो ₹5 पर शेयर का आपका ऑप्शन प्रीमियम दे रखा है, तो वो तो मेरा आपका लॉस होगा ही होगा। तो 5 into 100 मतलब ₹500 का तो ये भी लॉस होगा मेरा। तो 3000 का मेरा क्या हो गया, ऑप्शन प्रीमियम कॉल ऑप्शन का हो गया, और 500 का मेरा ऑप्शन प्रीमियम हो गया किसका, पुट ऑप्शन का हो गया। तो 3500 ये तो मेरे जाएंगे ही जाएंगे। और मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 100 का। 100 का मेरा प्रॉफिट हो गया किस कैसे, 450 माइनस 350, मेरा पुट ऑप्शन के अंदर मेरा ₹100 का प्रॉफिट हो गया। और ये पर शेयर है, इसे 100 शेयर्स के लिए कैसे करेंगे, 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया किसके अंदर, पुट ऑप्शन के अंदर। और 3500 की मेरी क्या है, मेरी आपकी टोटल प्रीमियम की कॉस्ट है। तो नेट में देखूं तो मेरा नेट गेन आ गया 6500 का, मेरा नेट गेन आ गया 6500 का। तो इसी तरीके से मैं सॉल्व करा होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, बट ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको लॉजिक से बताया। आप देखिए, द मार्केट प्राइस आफ्टर एंड ऑफ 3 मंथ्स आपका क्या है, 350 फॉल कर गया है, और विच इज बिलो द एक्सरसाइज प्राइस अंडर द कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन का प्राइस आपका कितना था, 550 था, मार्केट के अंदर 350 का प्रीवेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं मार्केट से 350 में परचेज करूंगा, मैं आपसे 550 में नहीं परचेज करूंगा। दैट मीन्स मैं अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो वही चीज उन्होंने लिखी है, द कॉल ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज।
ओनली पुट ऑप्शन बिकम्स वाइबल। पुट ऑप्शन कैसे वाइबल होगा, क्योंकि उसका एक्सरसाइज प्राइस था 450 और मार्केट के अंदर आफ्टर 3 मंथ्स आपका प्राइस हो गया 350, तो अल्टीमेटली मेरा मार्केट के अंदर प्राइस कम है तो मैं आपको ज्यादा में बेचूंगा, 450 के अंदर मैं आपको सेल करूंगा, तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, 350 में मार्केट से परचेज करूंगा और आपको 450 में बेचूंगा, तो मेरा 100 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा, वो पर शेयर है, तो इसे नंबर ऑफ शेयर आपके कितने 100 है, तो आपका 10,000 का आपका गेन आ गया, देखिए 10,000 का गेन आ गया। और ऑप्शन प्रीमियम तो आपका जाएगा ही जाएगा, चाहे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें। जैसे मैंने कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा था, बट उसका ऑप्शन प्रीमियम तो जाएगा ही जाएगा, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, और वो एज ऑन टूडे मतलब आज की डेट पे पे हो जाता है। तो वो 30 रुपीज का प्रीमियम था आपका किसके लिए, कॉल का, और 5 रुपीज का प्रीमियम था आपका किसका, पुट का। ठीक है, कॉल ऑप्शन का आपका प्रीमियम था आपका 30 का और पुट का कितना था 5 था, तो टोटल आपका 3500 का प्रीमियम पे हो गया, तो नेट आपका गेन कितना आ गया 6500 आ गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करें आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तो लास्ट क्लास में हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 15। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बेसिक है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये आपके कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड होगा, तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर बस एक ही चीज याद रखनी है कि आप कैसे इनिशियल मार्जिन निकालेंगे, और इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला होता है डेली मार्जिन मतलब डेली एब्सोल्यूट चेंज प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अल्टीमेटली मैं आपको कहूँ तो लास्ट डे पे मैं क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल भी नहीं देख के जाऊंगा, और इनफैक्ट मैंने देखा भी नहीं था, और हमारे एग्जाम के अंदर ये आया तो ये 100% मैंने सही ही करा था ये वाला क्वेश्चन। और आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज होता है, तो ये भी मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, और इसका थर्ड वाला पार्ट भी मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा कि मैं कितने निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूं, कि 100% जब पोर्टफोलियो हेज करना है, 50% करना है, 120% करना है, ये भी बहुत आसान था। और और आपका सेकंड पार्ट के अंदर इसके अंदर मैं मई वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मई वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी थियोरेटिकल वैल्यू मतलब उसका फेयर फ्यूचर प्राइस का मैं कैलकुलेशन देखूंगा, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर इंटरपोलेशन मेथड लग रहा है, कहने का तो वो भी बहुत सिंपल है, इंटरपोलेशन मेथड भी आप सबको आता है। तो इनफैक्ट मैं अगर देखूं तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं तो नहीं देखूंगा, अगर आपको देखना है तो आप इसके अंदर इंटरपोलेशन मेथड देख सकते हैं, अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन को भी लास्ट डे में इंपॉर्टेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सब अपनी सवारी क्या कहते हैं, ट्रेन में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है, तो इस वजह से अगर आपको लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप प्लीज इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में डाल लीजिए, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि पेपर तो आपको ही लिखना है ना सर, मुझे लिखना था, मैंने लिख लिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा, तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी एडजस्टमेंट के अंदर दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज उसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए। तो ये था मेरे साथ इस वाली वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन प्लीज लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज शेयर these videos with all of your friends. So at the end what I would like to say to all of you is enjoy and all the best of luck all the future chartered accountants for your upcoming examination. Bye bye guys, bye bye, enjoy करिए।